स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो शिफ्ट वन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल एरियाज ऑफ individual differences will be affected if a child does not want to play with another child as he or she feels shy. आप लोगों को पता है कि एक चाइल्ड होता है, उनके डिफरेंट एरियाज होते हैं, डिफरेंट फेजेस से उनको क्रॉस होना होता है। अगर एक स्टूडेंट, एक बच्चा ऐसे डेवलपमेंट एरिया में है जहां पे कि वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ, किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलना पसंद नहीं करता, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने जाने में थोड़ा शाय फील करता है, ठीक है, यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है किसी के साथ मिक्सअप होने में, तो वो कौन से डेवलपमेंटल एरिया में आता है, ये क्वेश्चन इधर पूछा गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा जो है वो कौन सा एरिया आता है, वो आता है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हेयर इज द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इजी ये क्वेश्चन था। अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं कंफर्टेबल होता है बात करने में, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि बच्चा नहीं दूसरे बच्चों के साथ खेल पाता है, वो शाय फील करता है, तो ये मतलब होता है कि उसका जो सोशल इंटरेक्शन है उस बच्चे की, वो स्ट्रांग नहीं है। दैट्स वाई इस तरह के बच्चे सोशली एक्टिव नहीं होते और वो शाय फील करते हैं पब्लिक प्लेसेस में जा करके, या फिर किसी नए बच्चे से बात करने में। ओके, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल डेवलपमेंट अगर यहाँ पे आंसर होता तो क्वेश्चन में कुछ उनके बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड पूछा होता कि एक बच्चा अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो 5 से 6 घंटे तक खेल सकता है, लेकिन वही दूसरा बच्चा 1-2 घंटे में खेलने के बाद थक जाता है, तो उसका कौन सा डेवलपमेंट है, वो फिजिकल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट ये होता है कि अगर किसी एक बच्चे के साथ किसी दूसरे बच्चे ने कुछ मजाक कर दिया, या फिर जैसे बच्चे एक दूसरे को छेड़ते हैं, खेलते हुए कुछ बोलते हैं, इस तरह से कुछ बोल दे, और पहला वाला बच्चा जो है वो बैड फील करे, सैड फील करे, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको पता है कि जिसकी लैंग्वेज ही मैच नहीं कर रही, वो नहीं समझ पा रहा कि सामने वाला पर्सन एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे चारों ऑप्शंस के एग्जांपल्स की मदद से मैंने आपको बता दिया। इससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि नेक्स्ट एग्जाम में अगर इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाए तो आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, एंड सेकेंड दिया गया है मीनिंग। पहला यहाँ पे है रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद करना या किसी चीज को याद रखना। रिटेंशन का मतलब होता है प्रतिधारण, यानी कि कितना हम रिटेंशन कर सकते हैं, कितना हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे होता है ना, हमने पढ़ी तो है, एग्जाम के दौरान हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो वो रिकॉल हो जाती है, यानी कि वो याद आ जाती है हमें अगर थोड़ा सा हम फोकस करें, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। एंड लास्ट है रिकॉग्निशन, यानी कि किसी चीज को मान्यता देना, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना भी हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स है मेमोरी के। अब उसके मीनिंग्स को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन बोलता है द मेंटल रिवाइवल ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच हैव बीन लर्न्ड।
यानी कि ये एक मेंटल स्टेटस होता है, मेंटल लेवल होता है किसी भी पर्सन का, जिसमें कि वो जो भी चीजें उन्होंने सीखी हैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से या कहीं से पढ़ के, उसको वो क्या कर सकता है, वापस उस समय पे वो उसको याद कर लेता है। ओके। सो सेकंड जो है, सेकंड में बोलता है द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर जनरल रिटेनिंग पावर। सो हमारी जो रिटेनिंग पावर है, यानी कि प्रकटीकरण की जो शक्ति होती है, उसको सामान्य रूप से हम लोग जो है धारण कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न। तो जो भी मटेरियल, जो भी चीजें हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई थी, ठीक है, जो भी चीजें हम लोगों ने पहले से पढ़ी हुई थी, उस चीज को हम लोग कैसे रिकॉल करते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन बोलता है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड लर्निंग। सो किसी एक स्टूडेंट को अगर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं या फिर उनको कोई चीज सिखाते हैं, उससे उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती है, उनके चेंजेस आते हैं, तो उस चीज को क्या बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन इसको हम लोग मानते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स डिटेल में देखे थे तो आपको इसका आंसर जरूर आता होगा। तो देखो, पहला जो है रिमेम्बरिंग, ठीक है, यानी कि किसी चीज को याद रखना। हम पर्सन जो होता है, कोई भी इंसान जो होता है, वो किसी चीज को तब याद रख सकता है जब वो अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और लर्निंग दी जाती है। ओके। दूसरा फिर आता है हमारे पास रिटेंशन। रिटेंशन से यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको करेंगे इस तरह से। एंड रिटेंशन में हम मैच करेंगे द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मटेरियल लर्न, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द मेंटल रिवाइवल ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच हैव बीन लर्न। यानी कि जो चीजें हमने पहले से पढ़ी हैं उस पर अगर थोड़ा सा जोर डालेंगे, मेंटल रिवाइवल अगर उस पर करेंगे, तो वो चीजें हमें याद आ जाती हैं। दैट इज कॉल्ड रिकॉल। एंड रिकॉग्निशन होता है द मैनिफेस्टेशन ऑफ आर जनरल रिटेनिंग पावर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अभी तक के दो क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एम्प्लॉइंग ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स। सो ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स होते हैं, राइट, उनको उनको एम्प्लॉय करने की, यानी कि उनको यूज करने की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स होते क्या है। तो ये एक इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, इसको हम लोग किसी ऑनलाइन रिसर्च मेथड का सबसेट भी बोलते हैं। एंड बेसिकली दे आर एन अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड फॉर कंज्यूमर रिसर्च, ठीक है। जनरली इसको रिसर्च में यूज किया जाता है, बट क्योंकि ये ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स की बात की गई है तो यहाँ पे ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। ओके। सो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं एडमिशन के टाइम पर, ये सब चीजें आती हैं ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स के अंदर। ओके। सो इसकी लिमिटेशंस पूछी गई हैं। पहला ऑप्शन है इजी एक्सेस टू कॉन्फ्रेंस साइट्स कैन बी set here. Okay. Next is email interviews with people in different time zones will be extremely participatory। यानी कि जो ईमेल इंटरव्यूज होते हैं, दो लोगों के, एक किसी और कंट्री में है, दूसरा पर्सन किसी और कंट्री में है, वो एक्सट्रीमली पार्टिसिपेटरी होते हैं, यानी कि अत्यंत सहभागी होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट्स में इफेक्ट द डेटा क्वालिटी। इसमें क्या होता है कि डेटा क्वालिटी, जैसे इंटरव्यू अगर ऑनलाइन चल रहे हैं, बीच में अगर ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, यानी कि डेटा लॉस हो जाता है, इंटरनेट कनेक्शन मिस हो जाता है, तो वो जो है वो क्वालिटी को थोड़ा वहां पे डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट है द अप्रोच इज कन्फाइंड टू द पीपल हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। सो जो लोग एक्चुअल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंटरेस्ट के साथ, ये अप्रोच उन लोगों के लिए कन्फाइंड होती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्टिसिपेंट्स कैन बी फाउंड। यानी कि प्रतिभागियों पर बाहरी प्रभाव देखे जा सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स को यूज करते हैं। ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बता दी हैं। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर पे जाने से पहले, ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स जो होते हैं, इसको आप बस इतना याद रख लीजिए कि ये डेटा कलेक्शन करने के डिफरेंट तरीकों में से एक है, जो कि एक रिसर्चर को या फिर जो भी एक इंटरव्यूअर को मदद करता है कि एक डिस्कशन को वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से पूरा कर सके। ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो राइट आंसर है सी, डी एंड ई।
लिमिटेशंस पूछी है तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है तो इससे क्या होता है, इंटरव्यू की क्वालिटी या फिर कम्युनिकेशन की क्वालिटी लॉस हो जाती है। ठीक है, एंड ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो कि एक्चुअल में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है। जबरदस्ती यहाँ पे हम किसी को कुछ काम नहीं करवा सकते ऑनलाइन, ये चीजें रहती हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन पार्टिसिपेंट्स कैन बी फाउंड हियर। ठीक है, सो राइट आंसर है सी, डी एंड ई ओनली। एंड बाकी के जो दो ऑप्शंस है ए एंड बी, ये दोनों ऑप्शंस ऑनलाइन फोकस ग्रुप की एक हम बोल सकते हैं डेफिनेशन का ही पार्ट है। Next question is, in online mode of teaching, a teacher added reading material like Word document, PPT, e-content, etc. on e-platform. Which option the students would choose? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी, ई कंटेंट, ये सब चीजें क्या है, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी ऑनलाइन टीचिंग है, हमारे लाइव सेशंस आप देखते हो ये भी ऑनलाइन टीचिंग है। इसमें हम लोग जैसे ये जो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये व्हाइट पेज नजर आ रहा है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें पीपीटीज हैं। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं। तो अगर एक टीचर टीचिंग के लिए इस तरह का रीडिंग मटेरियल यूज करते हैं, सो स्टूडेंट्स को क्या चूज करना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? माइंड मैपिंग टूल्स, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या फिर असेसमेंट टूल्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो स्टूडेंट को भी ऑनलाइन क्लासेस में एक प्रॉपर प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए, उनके पास भी वो चीजें उनको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड who feels it difficult to do a task alone is able to do it better with the help of more skilled peers or adults. देखो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, उसमें ये था कि एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने में शाय फील करता है। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि एक बच्चा कोई काम अगर उसको अकेला करने को दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, लेकिन वही अगर उसके साथ कोई पर्सन भी है, कोई स्टूडेंट भी है जो कि एक स्किल्ड स्टूडेंट है, जिसको वो काम अच्छे से करना आता है, अगर इन दोनों की एक टीम बना दी जाए तो पर्सन ए उसमें भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। सो इस टर्म को, इस चीज के लिए एक टर्म यूज की जाती है टीचिंग में, उसको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाओगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट इस तरह से बिहेव कर रहा है तो हम कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे उनको इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। तो इसके लिए टर्म यूज होती है अकोमोडेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, assimilation या फिर equilibrium. So right answer here is option number 3, that is assimilation. assimilation का मतलब होता है मिलाना, एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से मिलाना। वो क्वेश्चन में ही लिखा है, बस आपको टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। So assimilation of knowledge occurs when a teacher encounter a new idea. इसमें टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इस चीज को आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सिमुलेशन में टीचर का रोल होता है या नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमुलेशन मेथड में टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे वो अपने आइडियाज को यूज करके इस तरह के शाय स्टूडेंट्स को एक एक्टिव स्टूडेंट्स के साथ बिठाए, सो दैट वो भी उस चीज में पार्टिसिपेट करें एंड उनकी ग्रोथ हो, उनके उनमें इंप्रूवमेंट्स हो। राइट, सो इस तरह की चीजों में टीचर का एक मेजर रोल होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि एक स्टूडेंट है जिसको आता सब कुछ है, बस वही चीज है कि वो शाय फील करता है, अकेले उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो काम करेगा, चाहे उसको सब कुछ आता है बट कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। तो वहां पे भी हम लोग एसिमिलेशन टेक्निक को इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे आज की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को इन क्वेश्चन से जरूर एक आइडिया लग चुका होगा कि एनटीए ने अब किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस को पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका ये बेनिफिट है कि इन क्वेश्चंस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने आगे आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द